जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज के प्रश्न जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न जो है वह बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, आप लोगों से एक निवेदन है कि भैया आप लोग वीडियो वगैरह जो है उसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग जो है, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग पहले एक बार वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग क्लास को जो है शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, बाकी हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप लोग सभी लोग जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला कहाँ स्थित थी? धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला कहाँ स्थित थी? बताइएगा। पहली बार शायद आप लोग जो है प्रश्न भी पहली बार ही देखे होंगे, क्योंकि ये आज तक संभवतः आप लोग पढ़ रहे होंगे तो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला आपने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला जो है वो आपकी धौलावीरा में खोली गई। कहाँ स्थित थी? धौलावीरा में स्थित थी। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कालीबंगा में क्या मिला है बताइएगा। तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य क्या मिला है? जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला है कि घरों के निर्माण जो होता था हर जगह पक्की ईंट से होता था, लेकिन कालीबंगा के अंदर कैसे होता था? कच्ची ईंट से। ठीक है, कच्ची ईंट का घर निर्माण में कच्ची ईंट का प्रयोग। ठीक है, कच्ची ईंट का प्रयोग। बाकी मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो को सबसे पहले तो क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला कहा जाता था। और देखिएगा, यहाँ पर हमको क्या मिला है? यहाँ पर मोहनजोदड़ो में महाविद्यालय का भवन मिला है। क्या मिला है? महाविद्यालय का भवन मिला है। ठीक है, और यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि पुजारी मतलब योगी की मूर्ति मिली है, और पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहीं पर मिली थी। ठीक है, सूती कपड़े के भी वस्त्र जो था साक्ष्य यहीं पर मिले थे। ठीक है, हड़प्पा में क्या मिला था? तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला था। यहाँ पर पीतल का बना इक्का मतलब घोड़ा गाड़ी मिली, इक्का गाड़ी मिली थी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, और सर्वाधिक मोहरें जो हैं वह हड़प्पा से ही प्राप्त हुई थी। तो पहले प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि प्रियदर्शिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। हर्ष, वात्स्यायन, कालिदास या विशाख दत्त। तो बताइएगा, प्रियदर्शिका पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो बताइएगा, प्रियदर्शिका जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? हर्ष हैं, वात्स्यायन हैं, कालिदास हैं या विशाख दत्त हैं? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? हर्ष। ठीक है, कौन हो जाएंगे? हर्ष। हर्ष ने प्रियदर्शिका, साथ ही में नागानंद, कौन सी? नागानंद, और इसके साथ में कौन सी? रत्नावली। ठीक है, रत्नावली। ये तीन पुस्तक जो थे, नाटक जो थे, वो किसने लिखे थे? हर्ष, जो राजा हर्ष था इसने लिखे थे। वात्स्यायन के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई थी? तो वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र लिखी गई थी। कौन सी? कामसूत्र। और कालिदास जी ने तो कई सारी पुस्तकें लिखी थी, जैसे मेघदूत। क्या लिखी गई थी? मेघदूत। कुमार संभव। कौन सी? कुमार संभव। और भी कई सारी थी, रघुवंशम थी, अभिज्ञान शाकुंतलम थी। ठीक है, और विशाख दत्त के द्वारा कौन सी लिखी गई थी? तो विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई थी। कौन सी? मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस के साथ साथ में देवी चंद्रगुप्तम भी लिखी गई थी। कौन सी? देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, आप लोग इनको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न है
कि चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? मछली, धनुष, बाघ या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा जल्दी से कि जो चोल राजवंश था इनका राजकीय चिन्ह क्या था? तो देखिएगा संगम युग में हम लोग आ जाते हैं। तो संगम युग में मछली जो था वो पांड्य राज्यवंश का, जो पांड्य राजवंश था इसका राजकीय चिन्ह था। धनुष जो था वो चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह था और बाघ जो था वो चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा वैसे प्रश्न बनने की कोई उम्मीद कम होती है इनसे, लेकिन इस बार बन सकता है क्योंकि साउथ की कई सारी मूवियाँ जो हैं वो चोल वंश वगैरह पर या पुराने अपने राजवंशों पर आई हैं। जैसे कि अभी एक आई है पोनियन सेल्वम, तो वह चोल वंश से ही संबंधित थी। तो बाई चांस आप लोगों से चोल राजवंश से भी प्रश्न बन सकता है। तो ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो बाघ था, चेर का क्या था? धनुष था, और पांड्य का क्या था? तो मछली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे उड़न परी के नाम से जाना जाता है? एनी बेसेंट, पीटी ऊषा, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू। बताइएगा जल्दी से किसको जो है उड़न परी के नाम से जाना जाता है? इजी प्रश्न है, जल्दी से बता देंगे आप लोग। देखिएगा उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? पीटी ऊषा को। किसको? पीटी ऊषा को जाना जाता है। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एनी बेसेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो एनी बेसेंट को माता बसंत के नाम से। किस नाम से? माता बसंत के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एनी बेसेंट जो थी पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। कब बनी थी? 1917 में। कब बनी थी? 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। मदर टेरेसा को क्या कहा जाता था? तो निर्मल हृदय। क्या कहा जाता था? निर्मल हृदय कहा जाता था। और यह पहली महिला थी, पहली विदेशी महिला थी जिनको भारत रत्न मिला था। और सरोजनी नायडू कौन थी? जल्दी से बताइएगा सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता था? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत कोकिला कहा जाता था। आप लोग याद रखिएगा। और ये पहली कांग्रेस की क्या थी? ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की पहली राज्यपाल भी थी। कौन थी? राज्यपाल। और कहाँ की राज्यपाल थी ये पहली? तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अगर भारत कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए कि स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? तो स्वर कोकिला जो है वो किसको कहा जाता था? जल्दी से बताइएगा। तो लता मंगेशकर जी को। किसको? लता मंगेशकर जी को। इसको भी याद रखिएगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लता चौक कहाँ पर बनाया गया है? तो अयोध्या के अंदर बनाया गया है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि झागोर तथा खोल किस राज्य के लोक नृत्य हैं? केरल, मेघालय, जम्मू कश्मीर, गोवा। तो बताइएगा कि झागोर तथा खोल किस राज्य के लोक नृत्य हैं? केरल के हैं, मेघालय के हैं, जम्मू कश्मीर या गोवा का? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है, बताइएगा केरल में कौन सा लोक नृत्य होता है? जल्दी से बताइएगा केरल का लोक नृत्य बताइएगा। तो केरल में एक तो आपका कथकली होता है। ठीक है, कथकली के साथ में मोहिनी अट्टम होता है, ये तो आपको पता ही है। थुलाल होता है, यहाँ पर कौन सा होता है? थुलाल लोक नृत्य भी होता है। एक यहाँ पर कौन सा होता है? काली अट्टम होता है। ठीक है, मेघालय के बताइएगा। तो मेघालय का मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन, बांग्ला, एक बांग्ला होता है, और लाहो। और जम्मू कश्मीर में कौन से होते हैं? तो जम्मू कश्मीर के कई सारे फेमस हैं, जैसे कि दमाली है। क्या है? दमाली है। दमाली के साथ कूद है। कौन सा है? कूद है। रऊफ है, मंदजास है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? सारे जम्मू कश्मीर के हैं। और झागोर तथा खोल जो हैं वो किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गोवा के लोक नृत्य हैं। तो सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। छठा लोक प्रश्न है कि गोदना लोक कला किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो बताइएगा कि जो गोदना लोक कला है वह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से है, बिहार से है, या राजस्थान से है, या उत्तर प्रदेश से है? तो देखिएगा
गोदना लोक कला जो है वह बिहार से संबंधित है। कहाँ से? बिहार से संबंधित है। बिहार से एक और लोक कला संबंधित है जिसका नाम है अहपन। क्या नाम है? अहपन। महाराष्ट्र से कौन सी संबंधित है? तो रंगोली। कौन सी है? रंगोली संबंधित है। राजस्थान से कौन सी संबंधित है? तो राजस्थान से है मेहंदी। ठीक है, मेहंदी है। और मेहंदी के साथ साथ में एक यहाँ पर है मांडना। और उत्तर प्रदेश में कौन सी संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में है चौक पूर्णा। कौन सी है? चौक पूर्णा लोक कला संबंधित है। तो गोदना लोक कला जो है वह बिहार राज्य से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि बेजी कल्चर किससे संबंधित है? बताइएगा। व्यापारिक स्तर पर समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन, या कृषि उत्पादन हेतु केंचुआ पालन। तो जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बेजी कल्चर किससे संबंधित है? तो देखिएगा, व्यापारिक स्तर पर समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? मेरी कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? मेरी कल्चर कहलाती है। ठीक है। और बेजी कल्चर जो होता है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि जो होती थी उसको क्या कहा जाता था? बेजी कल्चर कहा जाता था। अच्छा, ये आप लोग बताइएगा कि व्यापारिक स्तर पर जो शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पाली जाती है इनको क्या कहा जाता है? और कृषि उत्पादन हेतु केंचुआ को पालन क्या कहा जाता है? तो इसको वर्मी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है। सी ऑप्शन के बारे में आप लोग बताइएगा कि शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है। बाकी बेजी कल्चर मैंने आपको बता दिया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि को क्या कहा जाता था? बेजी कल्चर कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 8वां प्रश्न है कि पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा। राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल। तो देखिएगा, पंचभद्रा झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में और कौन सी झील है? तो सांभर झील है। कौन सी है? सांभर झील है, नक्की झील है। ठीक है, सांभर है, नक्की है। ठीक है। इसके बाद में उत्तराखंड में कौन सी झील है? तो रूपकुंड है। कौन सी झील है? रूपकुंड झील है। इस रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। ठीक है, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। इसके साथ में यहाँ पर भीमताल झील है। कौन सी है? भीमताल है, देवताल है। और मध्य प्रदेश में आपकी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश के अंदर आपकी है तबोहर। कौन सी है? तबोहर झील है। और केरल में कौन सी है? तो केरल में आपकी है बेम्बनाद। एक है बेम्बनाद झील है, बेम्बनाद झील है। अष्टमुडी है। ठीक है, अष्टमुडी झील भी कहाँ पर है? तो आपके केरल के अंदर स्थित है। पंचभद्रा झील कहाँ पर हो जाएगी? राजस्थान में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि लमेरु हाथी रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइएगा, जो लमेरु हाथी रिजर्व है वह किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, उड़ीसा के अंदर कौन सा एक हाथी रिजर्व है? या हाथी रिजर्व ना हो तो नेशनल पार्क पता हो तो आप लोग नेशनल पार्क भी बता सकते हो। तो सिमलीपाल है, भीतरकनिका है, और यहीं पर उड़ीसा में क्या है? तो आपकी चिल्का झील भी है। क्या है? चिल्का झील भी है। लमेरु हाथी रिजर्व जो है वह छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। नागालैंड में कौन सा है? तो इटंकी है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो कामेंग है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो कामेंग है। ये आप लोग याद रखिएगा। नागालैंड में इटंकी, छत्तीसगढ़ में लमेरु, उड़ीसा में सिमलीपाल है, भीतरकनिका है, और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो आपका कामेंग है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इन सारे सबको।
बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ तक अगर आप लोगों को प्रश्न वगैरह पसंद आ रहे हैं तो भैया एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से शेयर करके आइएगा आप लोग अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ भी आप लोग सोशल मीडिया साइट पे हैं हर जगह शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, विंग, याहू, ओपेरा। तो बताइएगा कि निम्न में से कौन सा जो है वह सर्च इंजन नहीं है। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिएगा गूगल, बिंग, याहू तीन के तीनों सर्च इंजन है, लेकिन ओपेरा सर्च इंजन नहीं है। देखिएगा कंप्यूटर का भी कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए एक आध प्रश्न जो है वो मैं कंप्यूटर के भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? हर्पीस, खसरा, चेचक, निमोनिया। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु से नहीं होता है? तो देखिएगा हर्पीस रोग जो है वो किस वायरस से होता है या वायरस से होता है? तो इसके वायरस का नाम भी है हर्पीस। क्या नाम है? हर्पीस है। और यह शरीर के कुछ अंग को प्रभावित करता है, तो त्वचा को, त्वचा वगैरह सूज जाती है इससे, ठीक है। खसरा, ठीक है, खसरा क्या है? तो खसरा भी एक वायरस वाला रोग है और यह पूरे शरीर को प्रभावित करता है, और इसके वायरस का क्या नाम है? तो मोरबिली। क्या नाम है? मोरबिली वायरस है, ठीक है। चेचक, तो चेचक जो है यह भी एक वायरस है, ठीक है। और चेचक भी किसको प्रभावित करता है? तो पूरे शरीर को, और इसके वायरस का क्या नाम है? तो बेरियोला। क्या नाम है? बेरियोला। लेकिन निमोनिया जो है यह वायरस से नहीं फैलता है, या किससे फैलता है? जीवाणु से। किससे? जीवाणु से फैलता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े। कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। और इसका जो जीवाणु का नाम होता है, जिसका क्या नाम है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य नहीं है? विटामिन सी का निर्माण करना, शरीर में भोजन के संचय की तरह कार्य करना, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाना। तो बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा कार्य नहीं है? जल्दी से सही आंसर बताइएगा, आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो विटामिन सी का भी निर्माण करता है हमारे शरीर में भोजन की संचय की तरह भी कार्य करता है, और न्यूक्लिक अम्ल का भी निर्माण करता है। लेकिन शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाने का कार्य जो है वो कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है, बल्कि वसा का होता है। किसका? वसा का होता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कार्य नहीं है कार्बोहाइड्रेट का? तो शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाने का कार्य जो है वह किसका है? तो वसा का है, ना कि आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? सेलेनियम, सिल्वर आयोडाइड, पैलेडियम या टंगस्टन। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा जो आपका सेलेनियम होता है इसका प्रयोग किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ठीक है, जो आर्टिफिशियल रेन होती है वह किसके द्वारा कराई जाती है? तो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। और वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग होता है। और टंगस्टन जो होता है, जल्दी से कोई बताएगा कि टंगस्टन का प्रयोग किस में होता है? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो टंगस्टन का किस में होता है? बिजली के बल्ब में। किसके? बिजली के बल्ब में टंगस्टन, बिजली के बल्ब में, ठीक है। चलिए सही आंसर क्या हो गया आप लोगों का? सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि 91वां नहीं है, 91
संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। कि इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, इसके द्वारा दल बदल कानून लाया गया, इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, या इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर जो है कब आया? 101वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन था। और ये कब आया? तो वर्ष 2016 में। आप लोग नोट कर लीजिएगा सबको, कब आया? वर्ष 2016 में। जो 91वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? दल बदल कानून लाया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह कब आया? तो वर्ष 2003 में आया। कब आया? वर्ष 2003 में आया। अच्छा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। और यह कब का है? तो 1993 का है। कब का है? 1993 का है। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? तो जल्दी से बताइएगा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि कब हुआ था? 1991 में हुआ था। कब? 1991 में किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताइएगा। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 312? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, 343 में क्या है कि संघ की क्या होगा? संघ की आधिकारिक भाषा, संघ की आधिकारिक भाषा जो कि क्या होगी? देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। क्या होगी? देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। अनुच्छेद 266 में क्या है? तो भारत की संचित निधि है। क्या है भैया? भारत की संचित निधि है। अच्छा, अनुच्छेद 330 में क्या है? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण का उल्लेख कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 330 में है। और अनुच्छेद 312 में क्या है? तो अनुच्छेद 312 में जो है वह क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 15वें प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 16वां प्रश्न है कि आ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताइएगा। उमादास गुप्ता के द्वारा, प्रेम रावत के द्वारा, राजीव कुमार भाटिया के द्वारा या ए सूर्य प्रकाश के द्वारा? जल्दी से बताइएगा कि आ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, उमादास गुप्ता के द्वारा आ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन लिखी गई है। क्या लिखी गई है? आ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। प्रेम रावत की पुस्तक का नाम बताओ। तो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है, हियर योर सेल्फ। ये सब 22 की पुस्तकें हैं। राजीव कुमार भाटिया जी हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिया अफ्रीका रिलेशन। क्या लिखी है? इंडिया अफ्रीका रिलेशन। ठीक है। और ए सूर्य प्रकाश ने डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। ठीक है, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ए सूर्य प्रकाश ने लिखी है। और आ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन तो उमादास गुप्ता के द्वारा, हियर योर सेल्फ प्रेम रावत, इंडिया अफ्रीका रिलेशन राजीव कुमार भाटिया, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस ए सूर्य प्रकाश के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिया की उड़ान पहल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किसके सहयोग से शुरू की? या में नहीं होगा, से होगा। ठीक है, किसके सहयोग से शुरू की? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन।
देखिएगा इसके तहत क्या होगा कि पिछले 75 वर्षों के दौरान, ठीक है, पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत ने जितनी भी अब तक उपलब्धियां हासिल की हैं उनको वर्चुअली रूप से लोगों के प्रति अवगत कराएंगे, उनको जानकारी देंगे। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है इंडिया की उड़ान पहल? एक तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, और उस केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का साथ किसने दिया है? तो गूगल ने दिया है। किसने? गूगल ने दिया है। तो सही आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, ठीक है, गूगल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 18वां प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन सा घोषित किया गया? चंदौली, वाराणसी, शिमला, हरिद्वार। तो देखिएगा नीति आयोग ने सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है 2022 में। तो यह अवार्ड किसको दिया गया? हरिद्वार को। किसको? हरिद्वार को दिया गया है। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात बना है। कौन सा? गुजरात बना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली। तो बताइएगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, जल्दी से बताइएगा, धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो कहाँ किया गया था? गोवा के अंदर। कहाँ पर? गोवा के अंदर किया गया है। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये हमारे आज का प्रैक्टिस सेट था जीडी का। अब देखिए आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा तब तक। फिर हम लोग जो है जो कल वाली क्वेश्चन कराई थी सीरीज, उसको हम एक बार में जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं उसको, ठीक है। चलिए यही तो था प्रश्न कि फ्रांसिस बर्नियर जो कि एक चिकित्सक था, वह किसके दरबार से संबंधित था? पहली बात तो ये कहाँ का था? फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का था। और यह शाहजहाँ के दरबार में आया था। किसके? शाहजहाँ के दरबार में आया था। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, ये देखिएगा फिर से वही है कि किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता है? क्या? घृणित कायर। तो देखिए मैंने बताया था बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर क्या कहा जाता था? शाहे बेखबर, ठीक है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख। फर्रुखसियर को घृणित कायर, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रंगीला कहा जाता था, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि दीवाने मुस्तक राज नामक राजस्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिएगा राजस्व के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम अगर किसी ने किया था तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो दीवाने मुस्तक राज नामक राजस्व विभाग की स्थापना जो थी वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न था कि सोनोरान मरुस्थल कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्कमेनिस्तान, चिली या चीन? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सोनोरान मरुस्थल जो था वह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। तुर्कमेनिस्तान में कौन सा बताया था? तो कराकुम बताया था। चिली में अटाकामा और चीन में तकलामकान, ठीक है। अगला प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी जलसंधि जो है वह भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है? तो कौन सी थी? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी नदी चीन व रूस के मध्य सीमा बनाती थी? तो देखिएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, और चीन व रूस के मध्य सीमा कौन सी बनाती थी? अमूर नदी बनाती थी। बाकी मैंने आपको बताया था कि कोलोराडो नदी पर हूवर बांध था और ग्रैंड कैनियन बांध था। ये सब मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था। सी ऑप्शन इसका सही था। अगला प्रश्न था कि भारत सरकार ने उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा था? तो 2023 तक। कब तक रखा था? 2023 तक रखा था, ठीक है। अगला प्रश्न था कि सितंबर माह में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो भैया कहाँ हुआ था? दुबई के अंदर, ठीक है। कहाँ पर? दुबई के अंदर संपन्न हुआ था। नवा प्रश्न था कि स्वास्थ्य
सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। कौन सा था? उत्तराखंड। और ये कहाँ से उड़ा था? देहरादून से उत्तरकाशी के लिए। ठीक है, देहरादून से उत्तरकाशी के लिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था कि राष्ट्रपति के द्वारा आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? राष्ट्रपति उस समय कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। तो इन्होंने कहाँ पर किया था? भोपाल के अंदर। कहाँ पर? भोपाल के अंदर किया था। अगला प्रश्न था कि प्रधानमंत्री जी ने उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया था तो गुजरात के भरूच में। कहाँ पर? गुजरात के भरूच में। ठीक है, 12वां प्रश्न था कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? चौरा चोरी कांड हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। 14वां प्रश्न था कि कंप्यूटर प्रणाली में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था? तो कौन सा नहीं था? MS ऑफिस नहीं था। ये क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर था। कैसा था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि नवीनतम देश का कौन सा जो है नवीनतम गणराज्य बना है? तो कौन सा बना है? बारबोडास बना है। और यहाँ की राष्ट्रपति पहली कौन बनी है? तो सैंड्रा मैसन बनी है। कौन सी बनी है? सैंड्रा मैसन बनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहाँ से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कहाँ पर है? अनुच्छेद 51 में है। और अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगला प्रश्न था कि भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उनके नाम पर लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो बताइएगा। अयोध्या में किया गया। ठीक है, कहाँ पर? अयोध्या में। 18वां प्रश्न था कि कोलंबिया देश की राजधानी क्या थी? तो मैंने आप लोगों को बताया था बोगोटा थी। क्या थी? बोगोटा थी। ठीक है, अगला प्रश्न था कि भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया था? 24 जुलाई 1860 को लगाया गया था। इसीलिए 24 जुलाई को क्या मनाते हैं? आयकर दिवस मनाते हैं। 20वां प्रश्न था कि केंद्रीय खाद्य एवं तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? मैसूर के अंदर स्थित है। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ से। ठीक है, चलिए देखिएगा, बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास वगैरह कैसी लगी। PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी भाई सभी से निवेदन है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल शाम को 7 बजे वाली क्लास में। जय हिंद।